जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 6th में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें एक बार फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 से लेके 2024 तक के आपके टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आईक्यू का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, यानी कि आईक्यू जिसको इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हम बोलते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने, सेकंड है बिनेट, उसके बाद है टरमैन या फिर स्पीयरमैन ने। किसको ये बताया गया था कि आईक्यू का फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से होता है, कैसे हम आईक्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे के आईक्यू को अगर फाइंड आउट हमने करना है, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। नवंबर 2019 में, उसके बाद सितंबर 2017, टीजीटी नवंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आईक्यू का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था कि आईक्यू का फॉर्मूला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था और लगातार 5 से 6 बार आपके पेपर में पूछा गया था। इसमें मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला रहता है। इस मेथड से हम आईक्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आईक्यू का जो यहाँ पे सबसे पहले जो यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम जिसने यूज किया था, उसका नाम था टरमैन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु के बराबर हो, यानी कि अगर मेंटल एज और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है अगर दोनों इक्वल है तो उसका आईक्यू जो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सेम फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला आता है तो बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं। 2021 के साथ साथ 2023 में भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो आईक्यू का निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। अगर मेंटल एज की वैल्यू आपकी, मानसिक आयु की वैल्यू अगर आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर है, यानी कि अगर मेंटल एज को अगर मैं 10 लेता हूं तो क्रोनोलॉजिकल एज भी 10 आएगी, इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी, तो आईक्यू किसके बराबर आएगा? 100 के बराबर आएगा। तो 100 का आईक्यू जो है वो एक नॉर्मल पर्सन का है, इंटेलिजेंट पर्सन है, उसका आईक्यू 100 आ सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बिल्कुल सही आंसर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, यानी कि आपको आईक्यू बताना है उस बच्चे का जो कि 10 साल का है, जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 की है। तो फिर से सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे आईक्यू का। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज आपको बताई गई है कितनी, और उसकी जो वास्तविक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज है, वो है 10 साल। ठीक है जी, तो 10 साल यहाँ पे आएगा क्रोनोलॉजिकल एज, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। मेथड में जो आपका फॉर्मूला उसमें हमें यूज करना है, 0 से 0 जाएगी, ये आपके पास आएगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2021 में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो जिस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आप उनको तैयारी कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और 2024 का जो आपका साइकोलॉजी का सेक्शन आएगा आपके पेपर में, उसमें 30 में से मैक्सिमम 30 मार्क्स आप लेके जाइए। तो ऑप्शन सी 120 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू के सूत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये हम पढ़ चुके हैं, टरमैन। और यहाँ पे आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो कब दिया गया था? एयर आपसे पूछा कब दिया गया था? 1916 में, 1913 में, 1918, 1926 में, सितंबर 2017 के साथ साथ 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1916 में सबसे पहले आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 का मेथड जो था वो नहीं था, उसको कुछ समय के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 की फॉर्मेट में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्षीय बालक जिसका जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, वो 75 है, तो आपको बताना है कि उसकी मानसिक आयु क्या होगी। यानी कि आप फॉर्मूले में भरेंगे वैल्यू को, फॉर्मूला अगर आपको आता तो आप फॉर्मूले में भरेंगे आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100।
तो आपको आईक्यू दिया गया, आईक्यू है 75, ठीक है जी। मेंटल एज आपको निकालनी है, एक्स मान सकते हो आप। क्रोनोलॉजिकल एज कितने साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 8 जो है ये नीचे से चला जाएगा ऊपर, और 100 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। बस आपने इसकी कटिंग करनी, 25 से जाएगा 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से जाएगा ये 2 बार, तो 3 को 2 से करेंगे। उसकी मेंटल एज कितनी आई, 6 साल की। तो ये एक मैथमेटिक्स फॉर्मेट में भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आज की जो स्पेशली क्लास है वो बेसिकली आईक्यू का जो चैप्टर है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड रहेगी। नेक्स्ट, 16 साल का बच्चा जिसकी आईक्यू 75 है, जिसका आईक्यू 75 है, आपको उसकी मानसिक आयु बतानी है। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। आईक्यू होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। इस मेथड में आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को आप फिल करेंगे। आईक्यू की वैल्यू दी गई है 75 इज इक्वल टू मेंटल एज आपको कैलकुलेट करनी है, एक्स आप मान सकते हो, क्रोनोलॉजिकल एज है 16 साल का बच्चा, और मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे 75 इंटू 16, यहाँ पे 100 आ जाएगा नीचे, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 16 4 बार, 4 को 3 से करेंगे तो बच्चे की मेंटल एज कितनी आई, 12 साल आएगी। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 2013 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि जो आपके एक साल में 2 पेपर होते हैं, एक आपका जून जुलाई के आसपास होता है और एक आपका होता है नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी में वो पेपर आपका जाता, तो उसमें दोनों ही बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है कौन सा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के साथ रिलेट नहीं करता। 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ रीग्रेशन, या फिर मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। 2021 का क्वेश्चन है, तो यहां पे राइट आंसर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ रीग्रेशन। प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये आईक्यू के साथ रिलेट नहीं करता। इसमें 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी साइंटिस्ट जो हमारे फिलोसफर्स थे उनके द्वारा दी गई, जो कि आईक्यू से रिलेटेड थी। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रीग्रेशन जो है वो आईक्यू के लेवल को कनेक्ट नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये वाला, ये जो 2 फैक्टर थ्योरी है, द्विकारक सिद्धांत, ये किसने दिया था, आपसे पूछा गया है कि 2 फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय बर्मन, थॉर्नडाइक, उसके बाद स्पीयरमैन या फिर स्टर्न। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 में आया था। उसके बाद ये आपका फिर से 2021 में रिपीट हुआ, 2019 में लगातार 3 बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, यानी कि 2019 से 21 में 2-3 सालों में लगातार 5 बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। तो आपको बताना है किसने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इसके साथ साथ जो अभी जून 2024 नॉन मेडिकल का एग्जाम था उसमें भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। 2 फैक्टर थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था यहाँ पे स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्पीयरमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि किसने मल्टीपल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे जीन पियाजे, बिनेट और हार्बर्ट गार्डनर, इनके द्वारा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर रहेगा। इनमें से किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने मल्टीपल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट, बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जिसने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, कैटल या फिर थर्स्टन। 2021 2018 में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ आपका। तो कैटल का जो मेथड था वो तो 16 पीएफ था, पर्सनैलिटी फैक्टर इसने दिया था। उसके बाद गिलफोर्ड और थॉर्नडाइक की थ्योरी भी नहीं थी। थॉर्नडाइक की थ्योरी आपकी डॉग से रिलेटेड थी, जिसमें नेचुरल स्टिमुलस को आर्टिफिशियल स्टिमुलस में चेंज किया जाता था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा थर्स्टन, ऑप्शन नंबर डी। ये जो थे इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज
जो थी वो बताई थी आईक्यू के कॉन्सेप्ट में, आईक्यू के रिलेशन में। तो इंटेलिजेंसी के लिए यहाँ पे थ्रस्टन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग प्रतिक्रिया करती है, वो बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहेगी। इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस का वो कॉन्सेप्ट है जिससे वो उसे और अधिक उसको विकसित करना चाहिए? वो चीज यहाँ पे पूछी गई कि अपने घर की सिचुएशन को देखती है और सोचती है कि बड़ी होकर भी मेरे को यही बनना है। जैसे घर में अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो बच्चा भी ज्यादातर डॉक्टर ही बनता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में भी आता है ज्यादा। और यहाँ पे बताया गया कि उसको कौन सा इंटेलिजेंसी का कौन सा रिलेशन वहां पे उसको सेट करना है जिसके थ्रू ये बड़े होकर जो है वो मनोचिकित्सक जो है वो बन जाए, साइकोलॉजिस्ट जो है वो बन जाए, ये आपको बताना है। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रहेगा स्थानिक बुद्धि, उसके बाद है इंटरपर्सनल, उसके बाद है नेचुरल या फिर फ्लुएंसी। देखिए अगर मैं स्थानिक की बात करूंगा तो स्थानिक का मतलब होता है फिक्स। जब एक जगह पे कोई चीज जो है वो रख दी जाए, फिक्स कर दी जाए, तो अगर हमारे दिमाग में कोई चीज फिक्स कर दी कि हमें ये करना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जो खुद की समझ के अकॉर्डिंग है, खुद की समझ। अब उसने वो चीज सोची है, वो चीज अपने बारे में सोच रही कि हाँ मेरे को ये चीज जो है वो करनी है, मेरे को ये बनना है, तो उसकी वो इंटेलिजेंसी जो आएगी वो फिक्स वाली नहीं है, वो आएगी उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। जो उसने खुद चीज वो सोची है उसके ऊपर वो वर्क करेगी तो बन जाएगी, और वर्क नहीं करेगी तो नहीं बनेगी। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 2021 में ये क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एचपी टेट आर्ट्स 13/11/2021। आपको डेट दी गई, आप क्रॉस चेक जरूर कीजिए। जब भी आप YouTube से क्वेश्चंस को करते हैं आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि क्या जो आपको चीजें करवाई जा रही क्या रियलिटी में वो क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। तो डेट आपके सामने है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। आपको बताना है कि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी थी, अभी यहां पे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, यहां पे ये था आपका मल्टीपल इंटेलिजेंसी, जिसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी था, यानी कि इनमें से किसी ने मल्टीपल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका आया गया था 2019 में। उसके बाद ये क्वेश्चन 2021 में आया गया, जिसमें आपको इनडायरेक्ट वे में पूछा गया कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो जहां पे आपने नन ऑफ दीज किया वहां पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने ये जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंसी का। इसमें बताया गया कि अगर कोई पीपल्स हैं विद द इंटेलिजेंसी आर एबल टू वर्क विद एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम बाय, अगर उनको कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना है, किसी समस्या को अगर उनको उसका सुधार करना, उसका आंसर अगर उनको निकालना, तो कुछ चीजें हेर फेर करनी पड़ती है, कुछ वैल्यूज को चेंज करना पड़ता है, तो कैसे उस चीज का समाधान कर सकते हैं। अगर वो क्रिएटिव होंगे तो, अगर वो स्थानिक हैं, नेचुरल कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, या फिर लॉजिकल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। तो देखिए सिंपल सी चीज है, जब लॉजिक लगाया जाता है लॉजिक में हेर फेर की जाती है। इनडायरेक्ट वे में आपसे वो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आपको वो चीज समझनी होती है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुमुखी व्यक्तित्व के बारे में व्यक्तिगत विशेषता पाई जाती है? आपको बताना है ऐसी कौन सी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पाई जाती है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो ज्यादा बोलते हैं, इंट्रोवर्ट का मतलब जो अपने अंदर ही कोई ना कोई चीज वो रखते हैं। तो उनके अंदर क्या आता है, जैसे इगो सेंट्रिज्म है, सोशियो सेंट्रिज्म है, उसके बाद संकोची यानी कि किसी चीज में हेरिटेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनडिफरेंट, ठीक है, यानी कि किसी से कोई ज्यादा वो मतलब उनको नहीं है। तो यहाँ पे
बात की जा रही है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो सबसे मिलजुल के रहेगा, सबसे बात करेगा, अपनी चीजों को दूसरों तक पहुंचाएगा। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, सोशियोसेंट्रिज्म होते हैं, सोशल के साथ कनेक्ट रहते हैं तभी वो बात कर सकते हैं। अगर अपने अंदर ही रहेंगे तो फिर ईगोसेंट्रिज्म उनके अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2021 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जेबीटी के टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैशमर ने कितनी तरह से व्यक्तित्व बताया था? तो कैटल ने जो था वो 16 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताया था, 16 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो यहाँ पे बताया गया कि जो क्रैशमर था उसने कितनी पार्ट्स में पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था? 1 2 3 4 5 आपके ऑप्शंस हैं। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। उसने 3 हिस्सों में जो था वो इस चीज को डिवाइड किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के पारंपरिक संबंध बालक के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं? यानी कि जो उनकी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होती है वो किस तरीके से बच्चों के अंदर पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं? ट्रेडिशनल रिलेशनशिप का मतलब है कि अब हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो किस तरीके से बच्चों की पर्सनैलिटी में वो एनहांसमेंट होती है या फिर उनको वो कमी लगती है। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर आएगा? यहाँ पे बोला है कि एक्सटेंसिवली, नेक्स्ट आएगा सीक्वेंटली, फिर रैपिडली, या फिर आएगा नॉर्मली। तो यहाँ पे बच्चों की जो ग्रोथ होती है पर्सनैलिटी के केस में वो एक सीक्वेंस के फॉर्मेट में होती है। जैसे हम किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, हम किसी कल्चर को फॉलो करते हैं, तो एक उसका स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, फर्स्ट के बाद सेकंड को, सेकंड के बाद थर्ड को। तो इस तरीके से हम स्टेप को फॉलो करते हैं जिसमें हम उसको एक सीक्वेंस वे में, एक सीक्वेंटल वे में जो है उस पर्सनैलिटी को वो इफेक्ट करता। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पे आपको बताना है कि अगर पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो कौन सी चीजें जो है वो एसेंशियल चाहिए एक बच्चे के अंदर। उसकी पहचान चाहिए, यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई समानता होनी चाहिए, सिमिलैरिटी उस बच्चे के अगर अंदर है तो हम उसकी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा सोशल बॉन्ड, सोसाइटी से किस तरीके से बच्चा जो है वो बॉन्डेड है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, सोसाइटी से किस तरीके से इंटरलिंक है। या फिर लास्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब पृथकीकरण, यानी कि वो अपने अंदर ही रहता है, अपने ईगो में वो बच्चा जो है वो रहता है। तो अगर व्यक्ति के पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, पर्सनैलिटी का मतलब है कि वो सोसाइटी के साथ मिलेगा, घुलेगा मिलेगा, बातचीत करेगा, तो उसको सोशल बॉन्ड में होना जो है वो जरूरी है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 2021 में यह आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेबीटी जून 2021 का ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, फ्राइड का मनोविश्लेषण तत्व में इड का मीनिंग क्या है? जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट था इड, एक था इद, फिर ईगो एंड सुपर ईगो। 3 कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो इसमें से जो इड था उसका मीनिंग क्या था ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। और 2024 में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके जून के एग्जाम में, नवंबर 2021, सितंबर 2017 में भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। यहाँ पे बोला गया है कि इड का मीनिंग क्या है, इड जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक अचेतन अवस्था और वास्तव के साथ इसका कोई संपर्क नहीं, एन अनकॉन्शियस स्टेट एंड हैज नो कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। एक ऐसी स्टेज जिसमें बच्चा सोचता है लेकिन रियलिटी के साथ कोई भी उसका लेना देना नहीं है, यानी कि उसको रियलिटी में उसको वो चीजें पता नहीं कि एक्चुअल में क्या चीज वो होनी है, सिर्फ वो अपने माइंड में वो चीजें सोचता है। ये बच्चे के पास ऐसा नेचर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रैशनल नेचर, यानी कि युक्तिकरण प्रकृति, जिसमें बच्चा जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को बार बार चेंज करता रहता है। थर्ड यहाँ पे आएगा मन का एक चेतन अवस्था और वास्तव के साथ इसका एक प्रत्यक्ष संपर्क है, यानी कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखा लेकिन वो उस चीज को रियलिटी के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में था कि वो रियलिटी के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन डी है बेस्ड ऑन एक्चुअल पॉलिसी, कि जो चीजें पहले से ही डिफाइन है बच्चा उन्हीं चीजों को रियलिटी में मानेगा। जैसे जो पेरेंट्स ने उनको सिखाया तो बच्चा उसी चीज को मानेगा कि ये चीज जो है वो मेरी है।
तो यहाँ पे इड का जो मीनिंग है उसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि वो रियलिटी के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन कॉन्सेप्ट दिए गए थे सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से ही, इदम अपनी मानसिक ऊर्जा प्राप्त करती है। तो जो इड है, जो आईडी कॉन्सेप्ट है, वो कहां से उसको एनर्जी मिलती है, ये यहां पे पूछा गया है। तो वो बच्चा जो है वो रियलिटी के साथ चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाता है। फर्स्ट है यहाँ पे एक्सटर्नल है, बाहरी तरीके से उसको वो चीजें मिलती हैं। उसके बाद है फिजिकल, उसके बाद है ईगो और लास्ट है यहाँ पे सुपर ईगो। 2016 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे बताना है कि उसको एनर्जी कहां से मिलती है। तो उसको एनर्जी मिलेगी फिजिकल चीजों से, जिन चीजों को वो टच करेगा, जिन चीजों को वो देखेगा, पेरेंट्स उसको समझाएंगे तो एक्चुअल में उन चीजों को वो रियलिटी के साथ अटैच नहीं कर पाता है, लेकिन जब उन चीजों को वो देखेगा, सुनेगा, उनको टच करेगा, तभी उसको वहां से एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब है ऑप्शन बी फिजिकल, जिसको शारीरिक मूल प्रवृत्ति के नाम से हम काउंट करते हैं। तो इदम जो है वो हमारा फिजिकल के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षात्मक मनोरचनाएं किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। जो डिफेंसिव मेंटल फॉर्मेशंस हैं बच्चे के अंदर आ जाती हैं, तो ये भी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से ही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चे के अंदर वो चीज कैसे आ जाती है, अवसाद से, अहम से, परम अहम से या फिर चेतक से। यहाँ पे आपका सुपर ईगो आएगा, ईगो से, सुपर ईगो से या फिर चेतक से। ये आपको बताना है कि बच्चे के अंदर डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आती हैं। तो जब बच्चा सोचेगा और वो ये अपने तरीके से लेगा कि मेरे को ये सारी चीजें आ गई, मैंने जो भी किया वो अच्छा किया, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, तो उसके अंदर जो है वो डिफेंसिव मेंटल फॉर्मेशन आई। तो ऐसा तभी हो सकता है जब बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, ईगो आ जाएगा। तो ये भी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ईगो जो है वो इसके साथ डायरेक्ट मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ। द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ। सभी जीवन का उद्देश्य मृत्यु है। ये कथन सिगमंड फ्राइड द्वारा उल्लेखित किस और निर्देश करता है। आपको बताना है कि जो सिगमंड फ्राइड का एक स्टेटमेंट थी कि द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, सभी जीवन का उद्देश्य क्या है, एक मृत्यु है। तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपको यहाँ पे बताना है। कौन से साइकोलॉजिस्ट के साथ ये रिलेट करता है। तो सबसे पहला है थैनाटोस, उसके बाद है इरोस, फिर इरोस और थैनाटोस के बीच संघर्ष, यानी कि उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे उनकी थ्योरी में, उनके साथ रिलेट करते हैं। या फिर यहाँ पे जो मृत्यु की मूल प्रवृत्ति है, जिसमें पहले से ही बताया गया है कि वो चीज एक्चुअल में होनी ही है, तो इसके साथ रिलेट करती है। तो सिगमंड फ्राइड ने जो कथन कहा था, जब सिगमंड फ्राइड ने इदम, अहम और परम अहम की थ्योरी दी, तो उसके साथ साथ इरोस ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो इरोस की थ्योरी और सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में वहां पे थोड़ी सी मिसमैचिंग होने लगी। तो उस केस में इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि सभी जीवन का उद्देश्य मृत्यु है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जिसमें बताया गया इरोस और थैनाटोस के बीच संघर्ष। तो वहां पे कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे, इसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है, ये स्टेटमेंट सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 2016 के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपके हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब जो आपका अपकमिंग एग्जाम है नवंबर दिसंबर 2024 का टेट का, उसमें भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ये आज की क्लास के हमारे कुछ क्वेश्चन थे। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप हिमाचल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है। 55% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज आपको वहां पे टेस्ट भी मिलेंगे। उसके साथ साथ हमारी जो
सीरीज है जिसमें आप अपने मॉक लगा सकते हैं, वो भी आपको कंप्लीट एक फॉर्मेट तरीके से आपको मिलेगा और साथ में आप हमारी टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप परचेज कर सकते हैं इसी बैच के साथ। तो लेटेस्ट ये अपडेट थी, विजयपथ एजुकेशन के द्वारा आपके लिए नया ऑफर स्टार्ट किया गया है दिवाली के लिए। सो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी। साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।